सभी को नमस्ते और आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसमें हम एक बार पुनः शंकर शरण जी के साथ चर्चा करेंगे। और हमने यूं तो शंकर शरण जी की जो लेटेस्ट पुस्तक है, नवीनतम पुस्तक है ये इस्लाम और कम्युनिज्म तीन चेतावनियां, इस पे हमने चर्चा की है और इन चेतावनियों के बारे में भी बात की है हमने। लेकिन इसका एक सेक्शन है जो बिल्कुल अंत में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो मुझे लगा कि आज हम उसे कवर करेंगे। इसमें अमेरिका में एक महिला है, एक्स मुसलमान है, अयान हिरसी अली। तो उन्होंने वहां पर जो गतिविधियां चलती हैं, अमेरिका में चलती हैं, उनको देखकर एक प्रश्नावली बनाई है कि, या ऐसा कहा जाए कि सुझाव बनाए हैं कि वहां का जो प्रशासन है, जो अमेरिका का प्रशासन है, उसे इस्लाम की जो थ्रेट है उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो सारे की सारे जो सुझाव है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में ठीक तरह से 100% फिट नहीं बैठते, तो जो हमारे लिए फिट बैठते हैं आज हम उन पर शंकर शरण जी के साथ चर्चा करेंगे। और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जब हम इस्लाम से निपटने की बात करते हैं कि ये जो समाज के लिए जो इसके कारण समस्या आती है उससे निपटने की बात करते हैं, तो प्रायः हमारा जो केंद्र रहता है वो रहता है क्रिमिनल एक्टिविटीज पे, या जहां पर कानून की वायलेशन हो रही होती है, या जिसे कहें कि हिंसात्मक जो घटना घटती है उस पर बात करते हैं। लेकिन अयान हिरसी अली ने जिसको अधिक बल दिया है वो ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिंसात्मक दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उनका संज्ञान लेना और उस पर एक्शन लेना सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस विषय पर आज हम शंकर शरण जी से बात करेंगे। तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लें ताकि और लोग जुड़ सकें। जी, तो सबसे पहले तो शंकर शरण जी का स्वागत है। नमस्ते शंकर शरण जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नीरज जी। जी, हमने जो आप चेतावनियां बताई थी, बिल वार्नर वाली, अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन वाली और रिचर्ड बैंकिन वाली, उन पे तो की चर्चा। लेकिन ये जो अयान हिरसी अली ने बात की है, इसमें सबसे पहले तो जो चीज हमारे प्रशासन को स्ट्राइक करनी चाहिए वो है कि जो दावा की एक्टिविटी है, और आज मैंने जो थंबनेल डाला है उसमें भी मैंने वहीदुद्दीन खान की किताब के बारे में बात की जहां पर वो दावा को प्रमोट कर रहे हैं। और ये वही वहीदुद्दीन खान है जिसे हम 2 बार बड़े उच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं, पुरस्कार देके सम्मानित कर चुके हैं, और एक तो हाल ही में किया गया है। तो अयान हिरसी अली दावा को एक बहुत बड़ी चुनौती बताती है, जो कि हमें भी लगता है। तो पहले आप यदि यहाँ से आरंभ करें तो मुझे लगता है ज्यादा तर्कसंगत रहेगा। जी जी हाँ, बिल्कुल। वो मुझे भी लगता था, हालांकि मैंने शायद कहा भी था कि किताब में 3 चेतावनियां लिखी हैं, लेकिन वास्तव में ये 4 चेतावनियां हैं। और वो छोटी सी जो 6-7 पन्ने हैं अयान हिरसी अली के, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो ये दावा की धारणा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दावा हिंदी में भी चलता है और दावा को लोग समझते हैं कि किसी प्रमाणिक बात के लिए उस शब्द का प्रयोग होता है, या क्लेम कि उसका दावा है कि ये चीज़ उसकी है। लेकिन ये मूल अर्थ जो इसका है, इस्लामी धारणा है दावा। और इस नाम पर संगठन भी बने हुए हैं। पाकिस्तान में जो सबसे खतरनाक संगठन माना जाता है वो कुछ उसके उसके नाम में दावा ही जुड़ा हुआ है, जारूद दावा या कुछ ऐसा। और वो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उससे ज़्यादा उसको खतरनाक माना जाता है। ये दावा की धारणा क्या है? मैं समझता हूँ कि इस पर किसी और के बदले मैंने इसमें उद्धृत भी किया है इस पुस्तक में, वो सऊदी अरब के सर्वोच्च मुफ्ती रहे हैं इब्न बाज। मैं उनका वक्तव्य इसमें जो मैंने दिया है मैं उसको पढ़ देना चाहता हूँ, और जी उसी से इस बात का संकेत मिल जाएगा कि दावा का मतलब क्या है। और इसीलिए अयान हिरसी अली ने अपने डॉक्यूमेंट का शीर्षक भी दिया है, चैलेंज ऑफ दावा। तो दावा है क्या, ये उन्होंने उसमें उद्धृत किया है इब्न बाज को। ये सऊदी अरब के सर्वोच्च मुफ्ती है, मतलब
इसका महत्व समझना चाहिए कि जो इस्लाम की केंद्रीय जगह है, इस्लाम का कस्टोडियन मक्का मदीना जहाँ सऊदी अरब है, वहाँ का जो सर्वोच्च मुफ्ती है, मतलब ये कोई टेररिस्ट नहीं है, ये कोई भटका हुआ आदमी नहीं है, ये कोई सड़क छाप मुल्ला नहीं है, ये सर्वोच्च, एक अर्थ में देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस्लाम के सर्वोच्च मौलवी इनको कहा जा सकता है, मौलाना इमाम कहा जा सकता है। वो क्या कहते हैं दावा, मैं हूबहू उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं, हिंदी अनुवाद। दावा और जिहाद का लक्ष्य कोई खून बहाना, संपत्ति लूटना या स्त्रियों बच्चों को गुलाम बनाना नहीं है। यह सब तो उसमें होता है, मगर वो लक्ष्य नहीं है। वह सब तो इसलिए होता है क्योंकि काफिर इस्लाम कबूल नहीं करते और अपने झूठे विश्वासों पर टिके रहकर इस्लाम के सामने समर्पण करने से इनकार करते हैं और जजिया टैक्स नहीं देते जब उनसे मांगा जाता है। वैसी हालत में अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जायज ठहराया है कि उन्हें मार डालें, उनकी संपत्ति कब्जा कर लें और उनकी स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बना लें। इस्लाम दूसरे किसी भी कानून और व्यवस्था से ऊंचा है। सही इस्लामी दावे के द्वारा सच बता दिया गया है, जिसे जिहाद द्वारा मदद और समर्थन दिया जाना है। जब कोई इसके रास्ते में खड़ा होता है, यह जिहाद और दावा की साझी ताकत थी जिसने जीत के दरवाजे खोले। यह संपूर्ण संक्षेप में दावा का अर्थ इस्लाम के सर्वोच्च मुफ्ती का है। वह कहते हैं कि दावा और जिहाद की धारणा यह है कि पूरी दुनिया इस्लाम की है और जो लोग अभी इस्लाम कबूल नहीं कर चुके हैं, जब उनको कहा जाता है कि आप इस्लाम कबूल करें और जब वो इनकार करते हैं, तो ये हमारा हक बनता है, यही हमारा दावा है कि हम उनको या तो मार डालें, उनकी संपत्ति छीन लें, उनकी स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बना लें। ये खुले शब्दों में सार्वजनिक रूप से ये स्थायी अर्थ है जिस अर्थ को ही सारी दुनिया के जिहादी मानते हैं। और यहाँ पर वो जिहाद और दावा को अलग अलग कर रहे हैं कि जिहाद दावा के लिए किया जाता है और दावा का मतलब है यही, पूरी दुनिया इस्लाम की है और जो लोग इस्लाम में नहीं आए हैं उनको आना है, और जब वो इससे इनकार करते हैं तब ये सब करना हमारा अधिकार है। अयान हिरसी अली का ये कहना है, और मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया के जो इस्लाम के एक्सपर्ट हैं, इस्लाम को जिन्होंने सचमुच समझा है, उनका भी हूबहू यही कहना है कि आपको इस बात को समझना चाहिए कि जिहाद यानी वायलेंट जिहाद, जिसमें वो बम फेंकते हैं या आग लगा देते हैं या कहीं हमला करते हैं, यह सब सेकेंडरी है। यही इब्न बाज कह रहे हैं कि ये सब तब होता है जबकि वो रिफ्यूज करते हैं। अगर वो सीधे सीधे इस्लाम स्वीकार कर लें तो हमें कहाँ वायलेंस करने की जरूरत है। लेकिन वो कहते हैं कि जब अपने झूठे विश्वासों पर, मतलब या तो क्रिश्चियन बने रहना चाहते हैं या हिंदू बने रहना चाहते हैं, बुद्धिस्ट बने रहना चाहते हैं या अथेइस्ट बने रहना चाहते हैं, जब वो कहते हैं कि नहीं हम तो वही रहना चाहते हैं, तब ये हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको हम या तो मार डालें और उनकी स्त्रियों बच्चों पर कब्जा कर लें, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लें। तो ये दावा का अर्थ है और यही टीचिंग इस्लाम ने पूरी दुनिया में अपने बच्चों को पढ़ाई है, अपने युवाओं को पढ़ाई है। और इसी पर जब वो लागू करने की कोशिश करते हैं, जो लोग इसके प्रति समर्पित होकर काम करते हैं, जो मुसलमान, हम उनको जिहादी कह करके उनको अलग करने की कोशिश करते हैं। अयान हिरसी अली का कहना है कि यही आपकी फंडामेंटल मिस्टेक है, और ये बहुत और लोगों ने भी कहा है, वफा सुल्तान ने भी कहा है, तस्लीमा नसरीन ने भी कहा है, भारत में सीताराम गोयल रामस्वरूप जी ने कहा है, यूरोप अमेरिका में कुनराड ने कहा है, बिल वार्नर ने कहा है। और मैं समझता हूँ कि ये तो मैं हाल के नाम ले रहा हूँ, इस पिछले 50-60 साल के, पिछली कई सदियों में ऐसा कहने वाले बहुत विद्वान हैं, देशी विदेशी, यूरोपीय, यहाँ तक कि अरब के, ईरान के, जिन्होंने कहा है कि इस्लाम का जो फंडामेंटल बिलीफ है वही इन सब चीज़ों की प्रेरणा देता है। इसीलिए इस छोटे से रिपोर्ट की, जो अयान हिरसी ने रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को पेश की है, और जो हूवर इंस्टीट्यूशन बढ़िया अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है, उसके थिंक टैंक के द्वारा इसको तैयार करवाया गया है,
बाकायदा रिसर्च करके। तो ये इसी की चेतावनी है कि आप कृपा करके जो ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा, इस्लामी स्टेट, लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, इसके जो सरदार या रंगरूट हैं, आप उनको खतरा समझते हैं, और जो मौलाना शांतिपूर्वक यही सब बातें कह रहे हैं, जैसा मैंने अभी एक वक्तव्य पढ़ा, उनको आप समझते हैं कि दे आर पीसफुल मुस्लिम्स, दे आर लिबरल। क्यों? क्योंकि वो वायलेंस नहीं करते। जैसे भारत में ही तबलीगी जमात है, तबलीगी जमात तो इंटरनेशनल है, भारत उसका हेडक्वार्टर है और यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन आप देखेंगे कि तबलीगी जमात का नाम कभी भी किसी टेरर एक्टिविटी में नहीं आता, उसके लोग कभी वायलेंस में सीधे नहीं आते। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि सऊदी अरब समेत कई देशों ने तबलीगी जमात को प्रतिबंधित कर रखा है, और उसका कारण यही है कि वे जानते हैं कि ये लोग स्वयं कोई वायलेंस नहीं करते, जिसको हम जिहाद के रूप में संक्षेप में जानते हैं, वायलेंट जिहाद, ये लोग स्वयं नहीं करते, लेकिन ऐसा करने वालों को तैयार यही लोग करते हैं। उनको वैचारिक मसाला, उनको टेक्निकल सपोर्ट, उनको इवन फाइनेंशियल सपोर्ट, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, और यहाँ तक कि पर्सनल सपोर्ट, रिक्रूटमेंट, इसमें इनका योगदान होता है, जिसमें उस तरह के मदरसे, सेमिनरी और संस्थान आते हैं और इस तरह के संगठन आते हैं जो यही दावा का प्रचार करते हैं। मतलब मुसलमानों के बीच इस बात को ठोक ठोक के बिठाना कि जो क्रिश्चियन अमेरिका, यूरोप या भारत या चाइना, जापान जो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपराधी हैं, और हमको हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इनको इस अपराध से मुक्त करा दें, उनको इस्लाम में लाएं। यही दावा है, और यही वह चीज़ है जिसके प्रति सावधानी रखने की जरूरत है, और इसी पर चर्चा को मुख्यतः केंद्रित करना चाहिए। ये अयान हिर्सी अली की अपील है, और यही मैं समझता हूँ कि दुनिया में बहुत से इस्लाम के जानकारों की भी यही अपील है कि आप इस्लामी सिद्धांत को, इस्लामी इतिहास को हूबहू जानें, और जब आप जानेंगे तब वायलेंट जिहाद से, हिंसक जिहाद से इसका सीधा संबंध आप समझ पाएंगे। और जो झूठे प्रचार किए जाते हैं कि कुछ भटके हुए लोग ऐसा करते हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ लोग तो हर एक समुदाय में होते हैं, इस तरह के झूठे प्रचार से आपको मुक्त होना पड़ेगा। यही दावा का महत्व है। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। और अब मैं आता हूं कि जो उसने प्रश्न किए हैं अयान हिर्सी अली ने, उसमें मैंने एक दो, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा मुझे अच्छे लगे, तो मैं वो अपनी ओर से ऐड किए। तो पहला प्रश्न है कि जो हमारे यहाँ प्रशासन है, जो भी न्याय व्यवस्था देखते हैं, जो भी भारत को एक विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जो समृद्धि चाहते हैं देश की, जो ये नहीं चाहते कि यहाँ वर्ल्ड सिविल वॉर हो, जो ये नहीं चाहते कि लोग, जो ये प्रशासन का कर्तव्य है कि लोग शांति से रह सकें, तो इसका पहला जो स्टेप होना चाहिए वो ये स्वीकार करना है कि जो समस्या है वो मुसलमान नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, समस्या इस्लाम है। जी हाँ, ये बड़ी गंभीर बात है, और ये भी एक बड़ा मिस्टेक है जो दुनिया भर में जिहाद से लड़ने वाले या आतंकवाद से लड़ने वाले लोग कर रहे हैं। और अफगानिस्तान उसका उदाहरण है, या पाकिस्तान उसका उदाहरण है, सीरिया उसका उदाहरण है कि अमेरिका, यूरोप की सेनाओं ने, वहाँ के नेताओं ने, वहाँ के नीतिकारों ने उन तमाम जिहादियों से, जिहादी संगठनों से, सरकारों तक को से लड़ने की तो ठानी, लेकिन उन्होंने इस दावा से इस्लाम की, पॉलिटिकल इस्लाम की आइडियोलॉजी को उन्होंने छुआ तक नहीं। तो समस्या मुसलमान नहीं, इस्लाम है। ये मैंने अभी भी कहा कि ये पहले भी बहुत लोग कहते रहे हैं और आज भी कह रहे हैं, कई मुसलमानों ने भी कहा है, सलमान रुश्दी ने कहा है, पाकिस्तान से जो एक्स मुस्लिम जैसे हैरिस सुल्तान हैं या ये और भी लोग हैं, उन लोगों ने भी कहा है। तो उस सब में उन सब की बातों को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो अनुभवी लोग हैं और उन्होंने बहुत अपने जीवन भर के अनुभव से ये बातें कही हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ तो लोग स्वयं देख सकते हैं कि मुसलमान तो हर तरह के हैं। अफ्रीकी मुसलमान हैं, आजकल देखिए आप, नाइजीरिया से बार बार समाचार आता रहता है, चैड से समाचार आता है, सूडान से समाचार आता रहता है, अफगानिस्तान से समाचार आता है, बांग्लादेश से समाचार आता है, ईरान से समाचार आता है, यहाँ तक कि यूरोप से समाचार आता है। उन सभी समाचारों में समानता क्यों होती है?
क्यों वे सिर्फ गला काट करके ही लोगों की हत्या करते हैं? क्यों वे एक ही तरह के स्लोगन लगाते हैं? क्यों वे खास तरह के वस्त्र या वेशभूषा को ही अपनाते हैं? क्यों वे उन्हीं बातों को दोहराते हैं जो सब जगह कही जा रही है? इसका कारण यही है कि वो सब लोग इस्लाम से डिफाइन होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस्लाम से मुसलमान बनता है, मुसलमान इस्लाम को नहीं बना सकता। मुसलमान तो दुनिया में जितने मुसलमान हैं उतने तरह के मुसलमान हो सकते हैं। बेगम अख्तर भी मुसलमान थी, मोहम्मद रफ़ी भी मुसलमान है, अब्दुल कलाम भी मुसलमान है, हमारे अजहरुद्दीन भी मुसलमान है, बराक ओबामा के पिताजी भी मुसलमान थे, तारिक फतेह भी मुसलमान है। तो मुसलमान तो करोड़ों किस्म के हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम एक ही है। इस्लाम मुसलमान को डिफाइन करता है। और यह भी नोट करने की चीज़ है कि जो भी मुसलमान इस्लाम में थोड़ा भी संशोधन करते हैं या थोड़ा भी उससे हटते हैं, उसको इस्लाम के जो आधिकारिक उलेमा है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो मुसलमान ही नहीं है। वो ठीक कहते हैं। मुझे याद है जब डॉक्टर अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था, तो भारत के कई प्रमुख मुसलमानों ने ये बाकायदा एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके कहा था कि नहीं, हम तो उनको मुसलमान नहीं मानते। उसका क्या कारण है? उन्होंने गलत नहीं कहा था, क्योंकि वो विद्वान लोग थे, वो सारे मुसलमान। और ये भी नोट कीजिए, कोई टेररिस्ट नहीं थे, सब सज्जन लोग थे। और यही नोट करने की चीज़ है कि उन्होंने अब्दुल कलाम को कहा कि ये मुसलमान नहीं है। जिस तरह से वो कहते हैं तारिक फतेह मुसलमान नहीं है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि गालिब भी मुसलमान नहीं है। तो इसके पीछे मतलब क्या है? मतलब यही है कि जो भी सुन्ना का पालन नहीं करता, जो भी कुरान के अनुसार हूबहू नहीं चलता, जो भी प्रॉफिट के बताई गई सब बात को हूबहू नहीं मानता, जो भी शरीयत को हूबहू नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं है। यह भी एक उदाहरण है, यह भी एक प्रमाण है कि हमें पॉलिटिकल इस्लाम या इस्लाम के सिद्धांत पर ध्यान देना चाहिए। मुसलमानों पर ध्यान देंगे तो आप कितने मुसलमानों पर ध्यान देंगे? मुसलमान हर तरह के हैं। अहमदी नेजाद भी एक मुसलमान थे, परवेज मुशर्रफ भी एक मुसलमान थे, खालिदा जिया भी एक मुसलमान है। और भारत में भी कश्मीर से लेकर के केरल तक हर तरह के मुसलमान हैं, जिसमें आपको लिबरल भी मिलेंगे, धोखा देने वाले भी मिलेंगे, सज्जन भी मिलेंगे, बहुत ही जिसको कहते हैं कि प्रेमी, बंधु, देशभक्त भी मिलेंगे, और टेररिस्ट भी मिलेंगे। तो आप तरह तरह के मुसलमानों से डील करने जाएंगे तो आप असली चीज़ को छोड़ देते हैं, और वह है पॉलिटिकल इस्लाम। जो सारी दुनिया में जो समस्या जो देखी जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम विश्व के भी नेता परेशान हैं। इजिप्ट के नेता, सऊदी अरब के नेता, और बहुत से ऐसे देशों के जो मुस्लिम शासक हैं, वे अपने ही देश में इस्लामी एक्सट्रीमिस्टों पर बहुत कड़ाई से नकेल रखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल इस्लाम एक है, और जब आप पॉलिटिकल इस्लाम को समझ लेते हैं, जिहाद के सिद्धांत को समझ लेते हैं, उनके शरीयत को समझ लेते हैं, कुरान के आदेशों को समझ लेते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के जीवन के आदर्श को आप समझ लेते हैं, तब आप इस बात को समझ लेते हैं कि सारी समस्याओं का स्रोत वहीं से है। क्योंकि उनकी कोई अलग किताबें नहीं हैं जिनसे वो ट्रेनिंग लेते हैं, जिनको हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और जिनको हम नॉन टेररिस्ट पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लोग ये देखने से चूक जाते हैं कि दोनों जगह जो चीज़ पढ़ी जाती हैं, बेसिक चीज़ें, वो एक ही हैं। उनके व्यवहार करने के तरीके अलग अलग हैं। वही दावा उनको सिखाता है, यही पॉलिटिकल इस्लाम उनको सिखाता है। और वो उसकी एक पूरी सिस्टमेटिक डुअल एथिक्स है, जिसको बिल वार्नर कहते हैं। डुअल एथिक्स का मतलब कि हर चीज़ काफिरों के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग। इस डुअल एथिक्स का यह भी एक मतलब है कि सेमिनरी के अंदर वो अपने विद्यार्थियों को, अपने तालिबों को, जिससे तालिबान शब्द बना है, मतलब विद्यार्थी, वो अपने तालिबों को सेमिनरी के अंदर कुछ पढ़ाते हैं और उसके बाहर में कुछ रिपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूसरों को बरगलाना है, दूसरों को अपने अधीन करना है, जैसा शुरू में दावा वाली बात कही गई। तो जहाँ जैसा अवसर हो, जहाँ जैसी शक्ति हो, उसके हिसाब से ये उन्होंने अपने लिए ड्यूटी मानी है कि पूरी दुनिया को इस्लाम में लाना है। तो इसलिए उस पॉलिटिकल इस्लाम की पूरी डुअल एथिक्स और सबमिशन, जो उसका ये दो फंडामेंटल, दो पैर हैं, दो मूल आधार हैं, कि सबमिशन
मुसलमानों को भी सबमिट करना है और बाकी दुनिया को भी सबमिट करना है इस्लाम के सामने। और डुअल एथिक्स, कि हमें उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमारे लिए हर रास्ता जायज़ है, जो प्रॉफिट ने बताया है, जो शरीयत ने बताया है और जो हदीसें कहती हैं, उसका अध्ययन करें। और यही अयान हर्सी अली ने कहा है, यही वफा सुल्तान भी कहती हैं, और यही रामस्वरूप जी ने भी कहा था, सारे विद्वान भी कहते हैं, और यही एक्स मुस्लिम भी कह रहे हैं, जो जिनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, कि भाई आप टेररिस्टों पर ध्यान देना बंद कीजिए। आप ये पूरी जो पॉलिटिकल इस्लाम की शिक्षा है, जिससे बच्चों को बचपन से ही एक तरह से कहें कि इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, उनको एक खास मतवाद में बांधा जाता है, उनको एक खास तरह से सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कि ज्ञान का रास्ता नहीं है, जो मानवीयता का रास्ता नहीं है, जो विकास का रास्ता नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस का रास्ता है। और इसका नतीजा ये होता है कि सिर्फ तबाही होती है, क्योंकि एक्चुअली कोई भी इस्लामी गुट, कोई भी इस्लामी देश, बल्कि सारे इस्लामी देश मिल करके भी वास्तव में गैर मुस्लिम विश्व पर कब्जा करने की स्थिति में नहीं है। तो इसके लिए जिस छल, प्रपंच, जिहाद, धोखा, भ्रम का वो जो सहारा लेते हैं, वो असली समस्या है। अयान हिरसी अली ने उसी पर ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि आप पॉलिटिकल इस्लाम की आइडियोलॉजी यानी दावा, इसको आप चुनौती समझिए। जिहाद चुनौती नहीं है, जिहाद उसका टूल है। जिहाद उसका टूल है, जैसे बढ़ई के हाथ में टूल होते हैं, लोहार के हाथ में टूल होता है, मैकेनिक के हाथ में टूल होता है, सैनिकों के हाथ में बंदूक होती है, लेकिन वो टूल है, वो अपने आप में समस्या नहीं है। हिरसी अली का कहना यह है कि जिहाद उसका एक टूल है, असली चीज दावा, असली चीज पॉलिटिकल इस्लाम है। और उस पर हमें विचार करना चाहिए, सच्चाई से विचार करना चाहिए, खुलकर विचार करना चाहिए, और उसमें मुसलमानों को भी जोड़ना चाहिए। तब ये चीज, इसका रास्ता मिल सकता है। इसलिए निश्चित रूप से मुसलमानों पर ध्यान देना बंद करके, क्योंकि वो हम 1000 साल से दे रहे हैं, इस्लाम के सिद्धांत, व्यवहार और इतिहास, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। यही अमेरिका से लेकर के भारत तक इस जिहाद से लड़ने वालों का कर्तव्य होना चाहिए। जी जी। अच्छा, दूसरा जो हम अपने देश में देखते हैं, बाकियों में भी होता होगा, जैसे लव जिहाद का कोई मामला आता है तो पुलिस वाले उसे एक रूटीन केस लेते हैं एलोपमेंट का, कि लड़की भाग गई होगी, 1 दिन वेट करो, 2 दिन वेट करो। सिमिलरली कोई भी जो ऐसा कोई क्राइम होता है तो उसे एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है। स्पेशली जो पुलिस नेटवर्क है या जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके लिए वो जस्ट एक रूटीन सिरदर्द जैसा होता है। तो प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि ये दंगे और पत्थरबाजी ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, उससे बहुत बड़ी समस्या है। जी देखिए, इसको वो महसूस तो करते हैं, लेकिन प्रशासन की और पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है वो उसी दायरे में होती है जो उनका मैनुअल है, जो कानून बना हुआ है। वो कानून के रखवाले हैं और कानून को ही देखेंगे। लेकिन ये पॉलिटिकल इस्लाम की समस्या किसी एक देश की नहीं है, ये इंटरनेशनल है और लिंक्ड है। जैसा केपीएस गिल ने भी कहा था कि टेररिज्म एक नए तरह की एक्टिविटी है, और पॉलिटिकल इस्लाम का से जो टेररिज्म निकलता है, ये जो जिसको जिहादी टेररिज्म कहते हैं, वह एक अलग तरह की और समस्या है। केपीएस गिल ने तो एक सीमित किस्म के टेररिज्म का सामना किया था, और तब भी उन्होंने कहा था कि ये नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से इसको आप देखेंगे तो आप इसको कभी डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इनएडिक्वेट है। तो मैं समझता हूँ कि ये उससे, उनके लेवल से ऊंचे की समस्या है। तो इसमें हमारे प्रशासकों और पुलिसकर्मियों का उतना दोष नहीं है, क्योंकि वो तो वही करते हैं जो उन्हें ऑर्डर मिलता है। ये एक तरह से राजनीतिक समस्या है और शैक्षिक समस्या है। ये उनसे ऊपर के लेवल के लोगों को ये सोचना होगा कि ये चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, या धोखाधड़ी का मामला हो, या संस्थाओं में प्रो इस्लामिक एटीट्यूड फैलाने का मामला हो, और ये लंबी लड़ाई है। ये ऑटोमेटिक, इसका रातों रात कोई निदान नहीं है, रातों रात ये समझ में भी नहीं आती है। तो इसीलिए ये समस्या लॉ एंड ऑर्डर की इसलिए नहीं है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की होती तो बहुत पहले सॉल्व हो जाती, क्योंकि, और ये अफगानिस्तान उसका उदाहरण है कि पूरी अमेरिकी और ब्रिटिश आर्मी, यूरोप की आर्मी वहाँ 15 साल रही,
और उतना वो छोटा सा दुर्बल देश जिसके पास कोई साधन नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, वहां पर वो उसको जीत नहीं सके। ऐसा नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर का ग्रुप अगर जैसे बदमाशों के गिरोह होते हैं या माफिया होता है तस्करों का या डाकुओं का, डकैती का या जालसाजी का, उसको आप एक बार उसको उसका भंडाफोड़ पकड़ में आ जाती है तो उसका आप ऊपर से नीचे लेकर के उसको कैप्चर करके बात खत्म कर देते हैं। ऐसा काम ये जिहादी टेररिज्म के साथ क्यों नहीं सफल हो रहा है? वो फ्रांस में नहीं सफल हो रहा है, ब्रिटेन में सफल नहीं हो रहा है, भारत में सफल नहीं हो रहा है, अमेरिका में सफल नहीं हो रहा है, और ये जो हाँ इस्लामी विश्व है वहां तो सफल नहीं हो रहा है। तो ये भी दिखाता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, क्योंकि जिस मतवाद से जिस तरह से इसकी एक तुलना उनसे की जा सकती है, माओइस्टों से की जा सकती है। जब तक माओइज्म का दौर दौरा था भारत में, नक्सलवाड़ी, तो वो भी यही इसी तरह के काम करते थे, पुल उड़ा देते थे, स्कूल उड़ा देते थे, और पुलिस अभी भी बीच बीच में करते हैं छत्तीसगढ़ में या झारखंड में या उड़ीसा में, जहां भी उनको अवसर मिलता है वो अभी भी करते हैं। तो आप देखिए कि वो क्या करते हैं, वो वायलेंस तो करते हैं, लेकिन वायलेंस किस चीज के लिए करते हैं? वो लूट के लिए वायलेंस नहीं करते, वो एक आइडियोलॉजी के लिए करते हैं, और वो आइडियोलॉजी है कि हमें इस स्टेट को, इस सोसाइटी को ब्रेक करना है, हमें इस पर कैप्चर करना है। इसी अर्थ में जिस तरह से माओइज्म लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं थी, कम्युनिज्म लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं थी, उससे बड़े पैमाने पर यह पॉलिटिकल इस्लाम या जिहादी टेररिज्म लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। ये बेसिकली एजुकेशनल समस्या है, दिमाग की समस्या है, मतवाद की समस्या है, और इसका समाधान बहुत अहिंसक है, लेकिन टाइम टेकिंग है। डिटर्मिनेशन इसके लिए चाहिए। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको किससे लड़ना है। आपको उन टेररिस्टों से नहीं लड़ना है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाए। जब आपको पता चले कि कोई टेररिस्ट सेल तैयारी कर रहा है तो आपको तो वो पुलिस को या प्रशासन को जाकर उसको पकड़ना ही होगा, लेकिन उसी पर चुप रह जाना और उसी को अंतिम चीज मान लेना, ये मिस्टेक है। क्योंकि जैसा हमारे देश में ही कितने ही, और फिर अगेन मैं कहूंगा कि वो बड़े बड़े मौलानाओं ने कहा है वो टेररिस्ट नहीं है। मौलाना बुखारी थे दिल्ली के पिछले सीनियर बुखारी, उन्होंने बड़े गर्व से कहा था, ये मुझे लगता है 2003 या 2 की बात है, उन्होंने कहा था कि एक ओसामा मरेंगे तो 100 ओसामा पैदा होंगे। तो देखिए किस घमंड से वो कह रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि ओसामा बिन लादेन मुसलमानों की नज़र में अपराधी नहीं है। कौन बोल रहा है? वो कोई टेररिस्ट नहीं बोल रहा है, वो एक दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद का जो सबसे बड़ा इमाम है वो बोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो ठीक कह रहे थे कि आप एक टेररिस्ट को मारेंगे, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में तो यही हुआ कि पूरी की पूरी उन्होंने तालिबान की लीडरशिप को समाप्त कर दिया लगभग, एक मुल्ला उमर को छोड़ करके। अलकायदा के साथ भी वही हुआ, ओसामा बिन लादेन और उनके बहुत सारे सीनियर लेफ्टिनेंट सब मारे गए। लेकिन आज भी अलकायदा एक्टिव है, तालिबान को फिर से लीडरशिप मिल गई। तो मौलाना बुखारी ने ठीक कहा था, लेकिन वो उसका आधार क्या था कहने का? उनका जो आधार था कहने का, उसी पर हमें चोट करनी होगी। और इसी अर्थ में लॉ एंड ऑर्डर समस्या नहीं, एजुकेशन की समस्या है। जहां जहां मुसलमानों को या सेकुलरिस्टों द्वारा मीडिया को ये पढ़ाया जा रहा है गलत बातें या अधूरी बातें या झूठी बातें, वहां वहां आपको पूरी बातें, सच्ची बातें, समूची बातें कहने का उपाय करना होगा। और ये करना आसान है, क्योंकि ये एक अहिंसक कार्य है जो हम कर रहे हैं। हम किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे, हम अपनी बात कह रहे हैं। तो जब हम अपनी बात कह रहे हैं तो ये काम इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है, ये काम यूनिवर्सिटी भी कर सकती है, ये काम टेलीविजन भी कर सकता है, ये काम रेडियो भी कर सकता है, और अखबार पत्र पत्रिकाएं भी कर सकती हैं। जब वो ऐसा करने लगेंगी, इन बातों का उत्तर देने लगेंगी और इन बातों को रखने लगेंगी, तब गैर मुसलमान भी और मुसलमानों में भी जो लोग मानवीयता से जुड़े हुए अपने आप को महसूस करते हैं, मानवीयता को ऊंचा समझते हैं, देश को ऊंचा समझते हैं, मिलजुल कर रहने को ऊंचा समझते हैं, उनको भी बल मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ये इसको लॉ एंड ऑर्डर की समस्या समझ करके डील करना ठीक नहीं है, और ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर की चीज़ है, ये पॉलिसी की चीज़ है। इसके लिए हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, हमारी एजुकेशनल लीडरशिप को, हमारी मीडिया लीडरशिप को कभी ठंडे दिमाग से आंख खोल करके सब चीज़ों को देखना पड़ेगा।
तब उनको इसका रास्ता दिखाई पड़ जाएगा। ये मेरा विचार है। क्षमा चाहता हूं, जो तीसरी बात आपने कही उसका सीधा यही क्वेश्चन बनता है कि राजनीतिक इस्लाम से निपटना है तो पुलिस और सेना उसके लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अभी जैसे आज मैं देख रहा था कि वो कश्मीर में एक स्कूल टीचर की हत्या कर दी आतंकवादियों ने। तो किसी ने ना ट्वीट किया हुआ था कि चिंता मत करो, 24 घंटे के अंदर अंदर इन आतंकवादियों को भी मार दिया जाएगा। अभी कितनी बेहुदा, कितनी मूर्खाना बात है कि ये क्या कोई क्रिकेट मैच चल रहा है कि उन्होंने 4 रन बनाए तो हमने 5 रन बनाने हैं तो हम जीत जाएंगे। तो ये जो इस तरह की सोच है कि पुलिस और जो हमारे वहां पे जवान है, पहली बात तो जब तक हम प्रॉब्लम ठीक से नहीं समझ रहे हैं, उसका आकलन ठीक से नहीं कर रहे, तो हमारे जो जवान वहां मर रहे हैं वो एक कैनन फॉडर की तरह वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ वो जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनसे लड़ने की बात की जा रही है। जी बिल्कुल। तो ये जो अयान हिर्सी अली ने कहा है कि राजनीतिक इस्लाम से निपटने के लिए केवल पुलिस और सेना पर्याप्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए ये लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके पास जो सबसे बड़ी सजा है वो है मृत्युदंड। तो वो जो आत्मघाती जिहादी दस्ते होते हैं, फिदाइन, तो वो तो मृत्यु को अपने हाथ में लेकर के चलते हैं। तो आप किसको सजा दे रहे हैं? वो तो समझते हैं कि हम तो जन्नत जा रहे हैं। अभी जैसे अगर इनकाउंटर में भी उसको अगर मार डाला जाएगा तो जो उनका सहयोगी दस्ता है या जो उनका ट्रेनर है, उनका जो इंस्टीट्यूशन है, वो खुशी मनाएगा कि हमारा एक आदमी शहीद हुआ और अब वो जन्नत में हुरियों के साथ आनंद कर रहा होगा। ये मैंने अनुमान से नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदा पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शायद आरिफ जमाल नाम था, नहीं तो वो मेरी जिहादी आतंकवाद वाली पुस्तक में उनका नाम है। उन्होंने बाकायदा कश्मीर में जिहाद करने वाले जिहादियों के लेटर्स वगैरह पर रिसर्च किया था, जो अपने घर परिवार को चिट्ठियां लिखते थे, और उन्होंने पाया कि लगभग 98% जिहादियों की चिट्ठियों में इस बात का जिक्र होता था कि चिंता मत करना, मैं जब इसमें शहीद हुआ, जो मैं चाहता हूं कि मैं शहीद हूं, तो मैं जन्नत जाऊंगा और मैं बिल्कुल मजे से रहूंगा। यही नहीं, ऐसी महिलाएं भी हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या दूसरे देशों में, जिनके बेटे जब जिहाद में मरते हैं तो वो खुशी मनाती हैं कि वाह, मेरा बेटा जन्नत में हुरियों के साथ आनंद कर रहा होगा और उसने एक बड़ी ड्यूटी पूरी की। तो जब तक इस मानसिकता पर आप अटैक नहीं करेंगे कि ये कोरा अंधविश्वास है, ये होने वाला नहीं है, ये 1400 सालों से आप भ्रम में रह रहे हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, और बाकी सब चीजें कि जो आपका लक्ष्य है वो भी पूरा होने वाला नहीं है, जब तक इस तरह की चीजों का, जिसको कहते हैं कि जम के प्रचार नहीं किया जाएगा, तब तक उन बच्चों को, उन जिहादी बच्चों को, लड़के लड़कियों को, यहाँ तक कि उनके लीडरों को डिसअफेक्ट करना आसान नहीं है। उनका विश्वास डगमगाना जरूरी है। और इसमें मैं कम्युनिज्म का उदाहरण भी देता हूँ। सोवियत कम्युनिज्म पर जब हिटलर ने अटैक किया था तो उसको नहीं हरा सका, लेकिन जब उसके 20 वर्ष के बाद, 25-30 वर्ष के बाद, जब धीरे धीरे सोवियत यूनियन के लोगों ने अपने अनुभव से समझा कि ये पूरा मार्क्सवाद लेनिनवाद का जो आडंबर है, ये ढकोसला है, ये कम्युनिज्म आने वाला है और शोषण खत्म होने वाला है और हम अमेरिका को हरा देंगे, पूरी दुनिया में कम्युनिज्म हो जाएगा, ये सारी बातें ये कपोल कल्पना है, गपोल संख है, और दुनिया उस दिशा में बिल्कुल नहीं जा रही है, जा ही नहीं सकती है। जब सोवियत यूनियन के रूसियों को जब ये विश्वास होने लगा धीरे धीरे, और जब उनको समझ में आ गया, तो अपने आप कम्युनिज्म भीतर से कमजोर होने लगा। और वही स्थिति चीन की है, दूसरी जगहों की है। और मैं समझता हूं कि मुस्लिम विश्व में भी वो प्रक्रिया बहुत समय से चल रही है। उनके मौलाना, और ये भी नोट करना चाहिए कि उनके मौलाना, उनके इमाम, उनके आयतुल्ला पूरे मुस्लिम समाज को भी उसी क्रूरता से, उसी बर्बरता से अपने कंट्रोल में रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों उनको मुसलमान बनाने के बाद भी उनको विश्वास क्यों नहीं होता है कि ये हमारे हैं? उनका कारण यही है, उनको लगता है कि कहीं वो हमारी आपकी बातें ना सुन लें, कहीं वो अमेरिकी यूनिवर्सिटी और भारतीय ज्ञान परंपरा की किताबें ना पढ़ लें, कहीं उनको डाउट ना हो जाए। तो ये जो डाउट है, इससे उनको डर है, और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये डाउट क्रिएट करना, क्योंकि ये बहुत आसान है।
बहुत आसान है। किसी भी मौलाना की, किसी भी सेमिनरी की हैसियत नहीं है कि वो इस्लाम पर खुलेआम कोई विमर्श कर सके, जिस तरह से हम दूसरे विमर्श करते हैं, सच्चाई के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, डॉक्यूमेंट के आधार पर, इतिहास के अनुभवों के आधार पर, और जो सामने दिख रहे हैं ट्रेंड्स, उसके आधार पर। तो इसीलिए वे अपने मुसलमानों पर भी उसी क्रूरता से कंट्रोल रखते हैं। उनको कोई दूसरी चीजें पढ़ने से, जानने से मना करते हैं, दूसरे लोगों की बातें सुनने से मना करते हैं। और ये सब लोगों को नोट करना चाहिए कि ये प्रॉफिट मोहम्मद के समय से चल रहा है। कुरान में ही 10 जगह लिखा हुआ है कि काफिरों की बातें मत सुनना। क्यों? क्योंकि काफिरों की बातें क्यों नहीं सुनना? अगर अल्लाह इतना पावरफुल है और प्रॉफिट मोहम्मद उनके ऐसे सिंगुलर महानतम प्रॉफिट हैं, तो उनकी बात एक मामूली काफिर की बात पर तो भारी पड़नी चाहिए। तब अल्लाह क्यों कहता है कि तू काफिरों की बातें मत सुनना, नीरज अत्री की बातें मत सुनना, रामस्वरूप जी की बातें मत सुनना? क्यों? क्योंकि उसको डर है कि वो बातें ज्यादा भारी पड़ेंगी। तो मैं ये समझता हूं कि ये काम, जो शिक्षा वाला काम है, ये उपेक्षित रहा है। अयान हर्सी अली का भी यही कहना है, एक्स मुस्लिम्स का भी यही कहना है, अनुभवी ज्ञानियों का भी यही कहना है। तो एक बार इसको आजमा करके देखना चाहिए, और ये बिल्कुल अहिंसक, शांतिपूर्ण और सस्ता रास्ता है। और मैं समझता हूं कि इसमें मुसलमान भी कुछ न कुछ शामिल होंगे और हो रहे हैं। जी जी। अगला जो सुझाव है अयान हिर्सी अली का, कि प्रशासन को शत्रुबोध होना चाहिए कि इस्लाम केवल एक मजहब नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक, विस्तारवादी और परजीवी सोच है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये जो सबसे बड़े भ्रम फैले हुए हैं इस्लाम के बारे में, और जिसका राजनीतिक इस्लाम फायदा उठाता है, वह यह कि यह कहता है कि हम एक मजहब है, रिलीजन, और अपने पूरे पॉलिटिकल कंटेंट को छिपाता है। मतलब अगर साहित्य की भाषा में कहा जाए तो इसमें कपड़े धर्म के ओढ़े हुए हैं, लेकिन भीतर इसका पूरा शरीर पॉलिटिकल है। और ये बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, इस कुरान से भी, प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी से भी, हदीसों से भी, और शरीयत से भी। इसमें 80% से ज्यादा बातें काफिरों के बारे में कही गई। काफिरों के बारे में मतलब जो गैर मुसलमान है। तो ये रिलीजन की बात नहीं है। रिलीजन की बात होती है ईश्वर की चर्चा करना, अपने व्यवहार की चर्चा करना, अपने चरित्र की चर्चा करना, अपनी ड्यूटीज की चर्चा करना, खास करके चरित्र उत्थान के बारे में। और अगर धार्मिक अनुष्ठान है, पूजा पाठ, भजन, या जो भी आपको करना है, नमाज, जकात, तीरथ, हज, ये इस्लाम का बहुत छोटा हिस्सा है, मुश्किल से 15-16%। और बाकी सारा का सारा हिस्सा है कि काफिरों को कैसे दबाना है, कैसे झुकाना है, कैसे मारना है, कैसे लूटना है, कितना उनसे टैक्स लेना है, जो ऐसा करे तो उसके साथ क्या करना है, जो ऐसा ना करे तो उसके साथ क्या करना है। और ये पूरा इस्लामी लिटरेचर स्वयं इसका प्रमाण है। चाहे वो भारत में 1000 साल से जो इस्लामी आक्रमण होते रहे, या उनका शासन होता रहा, या आज भी तबलीगी जमात का जो डॉक्यूमेंट है, वो उसको आप पढ़ें तो उसमें हूबहू वही चीज रिफ्लेक्ट होती है जो 500 साल पहले किसी इस्लामी इन्वेडर के विचारों में, या किसी उसके साथ आने वाले सूफी के वक्तव्यों में जो थी, वही चीज आज भी है। तो ये पॉलिटिकल इस्लाम का जो हिस्सा है, ये इस्लाम का बड़ा हिस्सा है। और पूरी जो गैर मुस्लिम दुनिया है, सबसे बड़ा उसका जो 2-3 भ्रम है, उसमें एक ये है, तो वो उसको एक रिलीजन समझ के प्रतिष्ठा देती है, सम्मान देती है, जगह देती है, आदर देती है, और वो जो मांगते हैं सब देती है। और ये नहीं देखती कि उसके अंदर क्या है। जिल्द के अंदर उलट के नहीं देखती। जिल्द के अगर आप उलट लें तो प्रॉफेट मोहम्मद की जितनी भी जीवनियां मिलती हैं इस्लामी स्रोतों से, छोटी या बड़ी, लगभग पहले ही पृष्ठ से आपको डोमिनेंस और वार और लड़ाई, और कैसे उन्होंने वहां कब्जा किया, कैसे उन्होंने उसको झुकाया, कैसे उन्होंने वहां उनका सफाया किया। ये रिलीजन नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। और ऐसी पॉलिटिक्स है जो पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना चाहती है, कब्जा करना चाहती है। मतलब एक इंपीरियलिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो इसलिए ये आइडियोलॉजी हमारा शत्रु है। जैसे लेनिनिज्म और स्टालिनिज्म और माओइज्म की आइडियोलॉजी हमारा शत्रु था। चीन के जो माओइस्ट लीडर थे,
या भारत के जो माओइस्ट लीडर थे वो हमारे शत्रु सेकेंडरी थे। शत्रु हमारा वो जो माओइज्म, स्टालिनिज्म, लेनिनिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो हमारा शत्रु थी, क्योंकि उससे वे पैदा होते थे वे लोग। वही स्थिति पॉलिटिकल इस्लाम के साथ और बड़े पैमाने पर और ग्लोबल पैमाने पर सही है, और ज्यादा लंबे समय से सही है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये इतने लंबे समय से चल रही है, कम्युनिज्म तो अभी 100 साल पहले पैदा हुआ और एक तरह से ठंडा भी हो गया कई अर्थों में। तो इसका उत्तर ये है कि इस आइडियोलॉजी को अभी तक तो पहचाना नहीं गया। अभी तो हम आज आर्ग्यू ही कर रहे हैं कि भगवान के लिए आप इसको रिलीजन ना माने, भगवान के लिए इसके सारे जो लिटरेचर है उसकी तफ्तीश करें, उसकी स्क्रूटनी करें, और आपको दिखाई पड़ेगा कि वो 90% पॉलिटिक्स है। और इसका सबसे प्रमाणिक उदाहरण और कुछ नहीं तो उनकी जो शरीयत की किताब है, जिसमें शरीयत के रूल्स दिए हुए हैं, आप देखिए कि वो 90% से भी ज्यादा पॉलिटिकल है। टैक्स, शासन, दंड, कब्जा। तो ये टैक्स, शासन, दंड, कब्जा, ये कब से धर्म हो गया? ये तो पॉलिटिक्स की चीज है। तो इसलिए ये एक बड़ी भूल है जो गैर मुस्लिम दुनिया कर रही है, और इसको भी अगर वो पहचान लेगी तो अपने आप उसको रास्ता दिखाई पड़ेगा, ऐसा मेरा मत है जी। और जो हम पहले बात कर रहे थे कि दावा और जिहाद, कि जिहाद में जब वो हाथ में बंदूक लेके आ रहा है या चाकू लेके आ रहा है, या शरीर पे सुसाइड बॉम्बिंग वेस्ट बांध के आ रहा है, तब तो हम उसे एक क्राइम मान लेते हैं, तब तो उसका संज्ञान ले लेते हैं। लेकिन जब दावा करते हैं तो उसको हम सोचते हैं कि ये तो सिर्फ एक अपने धर्म के प्रचार की बात कर रहे हैं, मजहब के प्रचार की बात कर रहे हैं। तो अयान हिर्सी अली का अगला सुझाव था कि प्रशासन को ये बोध हो कि इस्लामी दावा जो है वो जिहाद की पूर्व पीठिका है, उसका एक प्रिकर्सर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। अभी एक अल्जीरिया के लेखक हैं, अल्जीरिया एक मुस्लिम देश है, 99% वहाँ की आबादी सुन्नी मुस्लिम है। वहाँ के एक बड़े उपन्यासकार हैं वेलम सांसल, फ्रांसीसी भाषा में लिखते हैं। उन्होंने पिछले साल फ्रांस का एक बड़ा अखबार है l'Express, उसमें एक लेख लिखा था फ्रांस की स्थिति के बारे में, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका पाला किससे पड़ा है। और वो तुलना करते हैं पॉलिटिकल इस्लाम की, वो एक सीलन जैसी है। सीलन, ह्यूमिडिटी, आपकी घर की दीवार सूखी हुई है, जब उसमें सीलन पहली बार आती है तो आप उसको देख के इग्नोर करते हैं, ठीक है सीलन है कोई बात नहीं। लेकिन वो सीलन धीरे धीरे आपके दीवार में घुस रही है, उस दीवार को कमजोर कर रही है, और वो उसकी पहले एक परत गिरती है, फिर दूसरी परत गिरती है, और अंत में वो दीवार टूट के गिरती है। वेलम सांसल कहते हैं कि इस्लाम यही चीज है। जब वह किसी नॉन मुस्लिम टेरिटरी में घुसता है जहां पर इस्लाम नहीं है, और वो अगर लोकतंत्र है जैसा फ्रांस है, या जैसा भारत है, जैसा इंग्लैंड है, जैसा अमेरिका है, तो वेलम सांसल कहते हैं कि वो बड़ा खुश होता है, कह रहे ये तो फर्स्ट क्लास जगह है, हमने तो इसको जीत लिया। क्यों? इसलिए जीत लिया कि हम तो घोषित रूप से इनको जीतने के लिए आए हैं, इनको खत्म करने के लिए आए हैं। लेकिन इनकी क्या आइडियोलॉजी है? इनकी आइडियोलॉजी है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब है कि जितने भी तरह के विचार रखने वाले लोग हैं, इंक्लूडिंग जिहाद का विचार रखने वाले लोग या पॉलिटिकल इस्लाम का विचार रखने वाले लोग, उनको हम प्रोटेक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि सभी विचारों को एक्सप्रेस करने की, लिखने की, बोलने की छूट होनी चाहिए, और प्लुरैलिटी होनी चाहिए। प्लुरैलिटी नहीं है यहाँ। फिर अयान हिर्सी अली वाली बात मिल जाती है कि अगर कोई दावा कर रहा है कि भाई हम तो ये पूरे फ्रांस को इस्लामी बनाएंगे, तो ये बोलना अपने आप में कोई क्राइम नहीं है। फिर इस बात को कोई फैला रहा है, ये भी कोई क्राइम नहीं है। तो यही सांसल बोलते हैं कि यूरोपियन देशों का जो डेमोक्रेसी है, जिसमें भारत भी आ जाता है, ये ऑटोमेटिक उनको इस बात का प्रोटेक्शन देता है कि वो इस तरह का प्रचार कर सकते हैं। मतलब वो सीलन को प्रोटेक्शन देते हैं, सीलन को हटाने की नहीं चिंता करते। वो सोचते हैं कि नहीं छोड़ो, ये उटपटांग बात है, ये बेकार की बात है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं तो बोलने दो। ये अगर यही चीज पढ़ा रहे हैं, इनको एक मदरसा खोलना है, खोलने दो। क्योंकि इनको एक मस्जिद खोलनी है, खोलने दो।
लेकिन उस मस्जिद में, उस मदरसे में, उस सेमिनरी में, उस लिटरेचर में वो ये इस दावा का प्रचार कर रहे हैं। तो सांसल कहते हैं कि इस तरह से वो सीलन धीरे धीरे घुसती है, और जब तक आप पहचानते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब आपको उस पूरी दीवार को या पूरे घर को तोड़ करके बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और कई बार आपको इसका अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक पॉलिटिकल इस्लाम इतनी कंट्रोलिंग पोजीशन में आ जाता है कि फिर वह दूसरे को उठने नहीं देता। और इसका कारण यही है, क्योंकि दूसरे अपने विचार से इसको जज करने की कोशिश करते हैं और पॉलिटिकल इस्लाम की असलियत को समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि इसको हम थोड़ा कॉन्सेशन दे देंगे, ये अभी छोटी सी चीज मांग रहे हैं, अभी एक मदरसा ही तो मांग रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी ही तो मांग रहे हैं, थोड़ा सा रिजर्वेशन ही तो मांग रहे हैं, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी जगह मिल जाए, यही तो मांग रहे हैं। वो देते जाते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि ये सारा चीज अंत में कहाँ जाने वाला है। और इसी रूप में सांसल का कहना है या अयान हिर्सी अली का कहना है कि आप पॉलिटिकल इस्लाम को वो सारी चीज आप मुहैया करते हैं जिसका उपयोग वो आपको पूरी तरह समूल नष्ट करने में करने वाला है। तो जब तक आप समझते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। सांसल का भी यही कहना है और यही हिर्सी अली का भी कहना है कि भाई अभी समय है कि इस प्रचार तंत्र को आपको शुरू से रोकना पड़ेगा कि आप इस तरह की चीजें नहीं पढ़ा सकते। आप दूसरे देवताओं को, दूसरे धर्मों को झूठा कहना और ये इसी को अपनी शिक्षा का आदि अंत बना लेना और इसके लिए लोगों को तैयार करना और पूरी इस्लामी हिस्ट्री को, डोमिनेंस की हिस्ट्री को एक गौरव से पढ़ाना, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके दिमाग को विषाक्त करता है। ये उसको अंततः जिहादी बनने की ओर प्रेरित करता है, जिसमें फिदायीन भी है। तो ये कमाल की बात है कि पूरा मर्डर का दस्ता जो तैयार कर रहा है, पूरी दुनिया को खत्म करने का दस्ता जो तैयार कर रहा है, चूंकि वो एक चींटी भी नहीं मार रहा है, चूंकि वो बड़े साधारण कपड़ों में रहता है और वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है और गरीब की मदद करता है, किसी को सड़क पार करवाता है, तो आप समझते हैं कि वो तो बहुत भला आदमी है, उसको पद्म भूषण दे दो, क्योंकि उसने तो कभी कोई चींटी भी नहीं मारी। और वो तो मुसलमानों को भी डांटता है कि तुम पिछड़े हुए हो, तुम तो सिर्फ शिकायत करते हो, अरे वाह ये हमारे लायक मुसलमान है। वो ये समझ ही पाते हैं कि इस्लाम की डुअल एथिक्स उसको इस बात की ट्रेनिंग देती है कि तुम बाहर में भारत के नेताओं से जब बात करते हो, भारत की मीडिया से जब बात करते हो, तो तुम एक अपनी दूसरी छवि रखो, और जब तुम अपनी सेमिनरी में ट्रेन कर रहे हो तबलीगियों को, तो तुमको दूसरी बात कहनी है। और ये नई चीज नहीं है, ये प्रॉफेट मोहम्मद के समय से है, कुरान में ये चीज है। कुरान ये कहता है कि तुम काफिरों को तुम भरमा सकते हो, काफिरों को धोखा दे सकते हो, वचन भंग कर सकते हो, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। तो जिस चीज को पढ़ाने के लिए आप, जैसे भारत का ही उदाहरण लीजिए, यही चीज पढ़ाने के लिए आप उनको अनुदान देते हैं, यही चीज पढ़ाने के लिए आप उनको देते हैं, और आप ये नहीं देखते कि इस पढ़ाने का रिजल्ट क्या होना है। ये कोई धार्मिक लिटरेचर नहीं है, ये पॉलिटिकल लिटरेचर है बड़े पैमाने पर। कुरान में ही 66% से ज्यादा जो मटेरियल है वो काफिरों के बारे में, मतलब हमारे बारे में है, गैर मुसलमानों के बारे में है। और गैर मुसलमानों से उम्मीद की जाती है कि वो उसको रेस्पेक्ट करें, जिसमें हर पेज पर लिखा हुआ है कि इनको सबड्यू करना है, इनसे जजिया लेना है, इनको खत्म करना है, अगर ये इस्लाम कबूल नहीं करते तो इनकी स्त्रियों बच्चों पर कब्जा करके उनको गुलाम बनाना है। ये सब पढ़ाने के लिए गैर मुसलमान ही मदद करते हैं। तो ये शत्रु बोध वाला जो मामला है, ये गंभीर मुद्दा है, और इस पर सारी दुनिया के चिंतित लोग शासकों को, नीति निर्माताओं को सजग करने की कोशिश कर रहे हैं। अयान हिर्सी अली ने भी वही किया है, और बाकी लोग भी जो सचेत लोग हैं, यहाँ तक कि मुसलमान भी जो इससे मुक्त हो चुके हैं, एक्स मुस्लिम, वो भी कह रहे हैं कि आपको उस मूल सिद्धांत, उस मूल इतिहास पर ध्यान देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप उसको बैन कर दीजिए, कुछ लोग झट से कहते हैं बैन कर दो, बैन करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए कि भारत में मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म को बैन नहीं किया गया, या अमेरिका यूरोप में बैन नहीं किया गया, लेकिन जब उसकी पूरे कम्युनिस्ट विश्व में क्या हो रहा है, लेनिनिज्म की, स्टालिनिज्म की, माओइज्म की रियलिटी क्या है, उसने वास्तव में क्या किया दुनिया में, जब ये बातें पैरेलल साथ साथ बताई गई, तो अपने
अपने आप उसका प्रभाव खत्म हो गया। वो इस्लाम के साथ करना और भी आसान है, क्योंकि इस्लाम ने अपना इतिहास स्वयं गौरव से लिखा हुआ है और बड़े बड़े लोगों ने लिखा है। अभी जो मैंने जहाँ से शुरू किया, इस्लाम के सर्वोच्च मौलाना दुनिया के, वो खुल के कह रहे हैं कि ये है दावा, और अगर तुम नहीं मानते तो ये हमारा राइट बनता है कि हम तुम्हें खत्म कर डालें। तो इन बातों को ठीक से सिर्फ पढ़ा देना, बता देना और प्रचारित करना, ये वही चीज है। वो जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस हथियार को छोड़े हुए हैं। वो डेमोक्रेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें अपने मत को पढ़ाना, हमें अपनी शिक्षा अपने हाथ में रखनी है, हमें और मदरसे खोलने हैं, हमें और सेमिनरी खोलनी है, हमें और पब्लिकेशन चाहिए, हमारी स्पेशल सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। ये सब तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसके क्रिटिसिज्म में हम भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और आपके बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। ये अधिकार हमने छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमारा भी अधिकार है। आप प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी पढ़ा रहे हैं, हम भी प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी पढ़ना और पढ़ाना चाहते हैं। आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हम उसी पैसेज को हम क्रिटिसाइज करेंगे कि ये कौन सी अच्छी बात है कि प्रोफेट ने पकड़ लिया लोगों को और कहा कि सारी स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लो और पुरुषों का सर काट दो। तो इसको बदर की लड़ाई जैसे है, या ये खैबर वाली लड़ाई है। तो इसका इस्लामी विद्वान, इस्लामी सेमिनरी इसको गौरव से पढ़ाती है। हम इसको क्रिटिसिज्म के साथ पढ़ा सकते हैं कि ये तो अच्छी बात नहीं है कि निहत्थे लोगों को आपने मार डाला और उनकी स्त्रियों बच्चों पर कब्जा कर लिया। ये तो कोई धर्म का काम नहीं हुआ, ये तो कोई इंसानियत का काम नहीं हुआ, ये तो बड़ा घृणित काम हुआ। लेट बोथ स्पीच, लेट बोथ वर्सन बी रेड बाय ऑल द पीपल, मुसलमान और गैर मुसलमान। तो मुसलमान इस्लामी नेता जिस लोकतंत्र का उपयोग कर रहे हैं, स्वयं लोकतंत्र में रहने वाले गैर मुस्लिम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। और ये अगर करें तो इस लड़ाई को बहुत शुरू से चेक किया जा सकता है। जो सांसल का कहना है, वही विलियम सांसल कहते हैं, भैया ये लड़ाई आपको शुरू से लड़नी पड़ेगी। इस्लाम स्टार्ट ही करता है आपके घर में सीलन की तरह घुस के, आपको उस सीलन को उसी समय पकड़ना पड़ेगा। जी जी, मुझे लगता है कि अभी प्रश्न तो और रहते हैं, तो इसमें आपको एक सेशन और देना पड़ेगा, क्योंकि दर्शकों के सवाल हैं, मैं वो ले लेता हूं। हाँ जरूर जी। राहुल भाटिया जी हैं, दावा पे बैन या इस्लाम छोड़ने के लिए दावा करवाना और जो ना छोड़े उस पर एक्शन लेना, दोनों में से क्या सॉल्यूशन बेहतर है? नहीं, मैं समझता हूँ कि बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। उससे उनको विक्टिम होने का कार्ड खेलने का मौका मिलता है। उससे ज्यादा आसान है और ज्यादा अच्छा है कि आप उनके लिटरेचर के सामने जो क्रिटिसिज्म हम कर रहे हैं, हमारा लिटरेचर भी आप उनको दे दीजिए। जो एक बार अरुण शौरी ने कहा था, जब उन्होंने एमिनेंट हिस्टोरियन लिखा था 1998 में, मेरी ख्याल से किताब आई थी, वो जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सबसे बड़े बड़े मार्क्सवादी इतिहासकार थे, उन्होंने जो किताबें लिखी थी और उन्होंने जो काम किए थे, उसकी बड़ी सधी आलोचना अरुण शौरी ने की थी। और जब उनसे किसी टीवी चैनल पर या किसी ने पूछा था कि क्या उन्होंने इतनी घटिया और इतनी झूठा इतिहास पढ़ाया है, क्या उसको बैन करना चाहिए, तो उन्होंने यही जवाब दिया था, नहीं नहीं, बैन करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, वहां ही मेरी किताब भी कहो कि ये भी पढ़ लो, वहां भी उसको साथ रख दो। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इस्लाम के साथ यही सबसे अच्छा इलाज है कि जिन जिन सेमिनरीज में, जिन जिन जगहों में वो इस्लाम के बारे में पढ़ाते हैं, वहाँ बिल वार्नर की किताब भी, अयान हिरसी अली की किताब भी, तस्लीमा नसरीन की किताब भी, रामस्वरूप की किताब भी, सीताराम गोयल की किताब भी, अरुण शौरी की किताब भी, और यहाँ तक कि जो एक्स मुस्लिम्स हैं, अली सिन्हा की किताब भी, हैरिस सुल्तान की किताब भी, वो सब भी वहीं पर लगा दो। जो सिलेबस वो बनाए, जो वो बुक लिस्ट बनाए, उसमें उनको कहो कि आपको ये लगाना होगा, या लगाना चाहिए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है कि आप बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तब आप उनको इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं, तब आप उनको एक खास दिशा में ढकेल रहे हैं, उनको ज्ञान से वंचित कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान का तो मतलब ही है कि वो क्रिटिसिज्म को झेल सकता है। जिस तरह से भगवत गीता, उपनिषद, या टॉल्स्टॉय, शेक्सपियर, निराला, या जो भी सिद्धांत की किताब है, गांधीवाद, आप ये सब जब पढ़ाते हैं तो इसको क्रिटिसिज्म से कोई आपत्ति नहीं है। आप माने या ना माने, आप क्रिटिसिज्म करें, वो पॉलिटिकल इस्लाम के साथ भी करना जरूरी है।
उनको बैन करने से अच्छा है, बल्कि बैन करने से उनको फायदा होता है। बैन मत कीजिए, बैन करने पर कहेंगे कि देखो जी हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। उचित यही है कि पॉलिटिकल इस्लाम की जो क्रिटिसिज्म पिछले कई सदियों से हुई है और बड़े बड़े लोगों ने की है, एक आपको विकिपीडिया पर मिल जाएगा, और नहीं तो हम इसको किसी दिन शेयर कर सकते हैं, कि बहुत दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिकों ने, शोपेनहावर या उसमें मुस्लिम भी हैं, उमर खयाम, तो इन सब लोगों ने इस्लाम के बारे में और इस्लाम के इतिहास के बारे में जो सब कहा है वो भी साथ साथ पढ़ाना चाहिए, और इससे उसका ज़्यादा बढ़िया सॉल्यूशन निकलेगा। जो मुसलमानों के लीडर हैं वो ज़्यादा कमज़ोर पड़ेंगे, बल्कि उनको मुंह छिपाना पड़ेगा। और अभी ये कुछ हद तक होना शुरू भी हो गया है। अभी पीछे मुझे एक डिबेट में बुलाया टीवी चैनल पर, बात कर रहे थे मदरसों की, और जब हेमंत बिस्व शर्मा ने बोला था कि मदरसे होने ही नहीं चाहिए, तो ये जानबूझ के कोशिश क्या कर रहे थे कि टेक्निकल एंगल पे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, मदरसा होना चाहिए कि नहीं। तो मैंने वहां बात उठाई कि यार मूल विषय पे बात करो कि आप मदरसे में पढ़ाते क्या हो उनको। खैर पढ़ा रहे हो कि सूरज मटमैले उसमें जाके डूब जाता है, तो वो बच्चे कहाँ ठीक सीख पाएंगे, या वो तो टेररिस्ट बनेंगे। तो उसके बाद जवाब देते नहीं बनता था, और बाद में वो ये एक्सप्रेस भी कर रहा था मेरे साथ कि आपने जो बात बोली थी मेरे पास उसका उत्तर नहीं था। तो इनके साथ होगा धीरे धीरे, ये सब जैसे जैसे बातें लोगों तक पहुंचेंगी ये सब होने वाला है। ये बड़ी सरलता से किया जा सकता है। जैसे सत्ताधारी लोग जो अनुदान देते हैं, या मीडिया जो उनको सहूलियतें देता है, उसमें ये बात जोड़ी जा सकती है। जैसे आप देखिए अभी भी जो पॉलिटिकल साइंस की जो सिलेबस वगैरह है, उसमें अगर कार्ल मार्क्स है तो उसमें रेमंड एरो भी है। मतलब जिसने जिसने मार्क्सिज्म की आलोचना की, जो बड़े विद्वान हैं उनकी पुस्तक भी लगी हुई है। तो जब हम किसी सिद्धांत को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इस्लाम के सिद्धांत को खूब विस्तार से पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर एक सहूलियत भी है कि आपको किसी बाहरी स्रोत की जरूरत नहीं है। स्वयं इस्लामी विद्वानों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने जो इतिहास लिख रखा है, सिर्फ उसी को एक बार ठीक से पढ़ने लगे, इतिहास में उसको लगा दें, पॉलिटिकल साइंस में लगा दें, सोशियोलॉजी में लगा दें, कॉम्परेटिव रिलीजन में लगा दें, और उसको पढ़ें, तो अपने आप उसकी पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। और स्वयं मुसलमानों में एक जो बड़ा युवा तबका होगा, वो कहेगा ये हम कहाँ पढ़े हुए हैं, ये क्या चीज है। उनको एक तरह के क्लोज, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था क्लोज कॉरपोरेशन, डॉक्टर अंबेडकर के शब्द है, उन्होंने कहा था इस्लाम एक क्लोज कॉरपोरेशन है, वो बाहरी चीजों को आने नहीं देता है, और इस तरह से अपने लोगों को एक खास तरह के मतवाद में ट्रेन करता है, जो वो वास्तव में सच्चाई नहीं जानते हैं। उनको सचमुच लगता है कि कुरान में दुनिया की सारी साइंटिफिक चीजें लिखी हुई हैं। उनको सचमुच लगता है कि यूरोप अमेरिका में जो आविष्कार हुए हैं उन्होंने मुसलमानों से चुरा लिए हैं। इस तरह की बातें वे अपने बच्चों को, अपने युवाओं को पढ़ाते हैं, और वो लोग बड़े सीरियसली इस पर विश्वास करते हैं। तो ऐसा कैसे संभव होता है? ऐसा इसलिए संभव होता है कि उनको आइसोलेट करके, इंसुलेट करके ट्रेन किया जा रहा है, उसी से जिहादी तैयार है। जी, इनफैक्ट मुझे याद है वो उन्होंने अरुण शौरी ने बताया था एक बार कि वो कहीं गए, उनकी कोई मीटिंग होनी थी, तो होटल में जहाँ वो चेक इन किए थे जहाँ गेस्ट हाउस में, तो बताया कि कुछ मुस्लिम है उनसे मिलने आए हैं, मुस्लिम युवक मिलने आए हैं। तो अरुण शौरी ने बोला कि मुझे लगा कि आज ये मेरी या तो पिटाई करेंगे या वो काली इंक फेंकेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो जब वो मिले उनसे तो उन मुस्लिम युवाओं ने कहा कि आपने जो बातें लिखी हैं, वर्ड ऑफ फतवाज के बारे में था कि हमें पता ही नहीं थी आज तक। तो बड़े अच्छे वातावरण में वो मुसलमानों ने बातें स्वीकार की और फिर गए वो वहां से। जी, फैक्ट्स ओनली विदाउट। जी, भारत एक बहुत शानदार जगह है, इस अर्थ में कि भारत वह जगह है जहां पर इस्लाम का सबसे बड़ा साम्राज्य कायम हुआ था, और आज भी भारत वह जगह है जहां पर इस्लाम का सबसे बड़ा रिसोर्स भारत ही है। पूरा पाकिस्तान जो पिछले 40 सालों से टेररिज्म का अड्डा या ट्रेनिंग स्थल है, वो भारत ही तो है। भारत का ही एक हिस्सा तोड़ के उन्होंने बनाया, तो अल्टीमेटली ये भारत का रिसोर्स है जो इस्लाम को मिल रहा है। और भारत ही वह जगह है जहां पर ऐसे मुसलमान भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन काफी संख्या में हुए, जिन्होंने इस्लाम को परत दर परत उधेड़ दिया। अब देखिए, एक ही उदाहरण लीजिए,
उसका उपयोग करना चाहिए। हमारे पास आज भी वैसे मुसलमान हैं, जैसे अभी आपने शौरी साहब का उदाहरण दिया, और भी लोग मिलते हैं। अब्दुल कलाम अभी राष्ट्रपति होकर गए। तो ऐसे मुसलमान भारत में हैं जो कि पूरी तरह विवेक से इस्लाम को देख करके उससे मुक्त हो चुके हैं। तो गालिब में ही जो पंक्ति है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन तो आप देखिए कि ये एक तरह से इस्लाम की जड़ पर प्रहार करता है। और ये कुछ लोगों को सुन के आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पूरे इस्लाम में जन्नत के सिवा कोई रिवार्ड नहीं है, और जन्नत के सिवा कोई पुण्य नहीं है, जन्नत के सिवा कोई शबाब नहीं है, मतलब जन्नत के सिवा कुछ है ही नहीं पॉजिटिव चीज। और उसी जन्नत को गालिब कहते हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, मतलब वो सब गप है। एक तरह से इस्लाम की जड़ में मट्ठा डालना हुआ, और ऐसे बहुत लोग हुए और आज भी हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस चीज को फैलाया जाए तो मुसलमानों में ही ऐसे लोग खड़े होंगे, और सलमान रुश्दी यहीं के थे जिन्होंने छोटा सा सवाल उठाया था जिससे पूरी दुनिया में एक नया बवंडर उठा। उन्होंने यही तो कहा था कि भैया अगर एक बार प्रॉफिट से गलती हुई तो फिर क्या गारंटी है कि दूसरी बार गलती नहीं हुई होगी। तो इसका मतलब प्रॉफिट वाज फॉलेबल, और जब फॉलेबल है तो एक बार अगर फॉल किया तो दूसरी बार भी फॉल कर सकते हैं। एक बार कोई फिसला तो दूसरी बार भी फिसल सकता है। सिर्फ इतना कहने के लिए उन पर फतवा आया था, और पूरी दुनिया में एक इस्लामी उसको क्या कहें, आक्रोश का बवंडर पैदा हुआ था। वो सलमान रुश्दी भी भारत के हैं। तो भारत में वो इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज भी है कि स्वयं इस्लाम को पूरी तरह हुआ उलट सकता है। भारत में ऐसे मुसलमान खड़े हो सकते हैं, बशर्ते कि हिंदू लोग, हिंदुओं के नेता, हिंदुओं के शासक अपना कर्तव्य और अपनी स्थिति पहचाने। लेकिन अभी तक ऐसा ही हो रहा है कि वो उल्टे किस्म के लोगों को ही मदद करते रहे। वो गालिब को नहीं, वो इकबाल के नाम पर चेयर बनाते हैं, इकबाल के नाम पर डिपार्टमेंट बनाते हैं, इकबाल के नाम पर यूनिवर्सिटी बना देते हैं, गालिब को छोड़ देते हैं, मीर को छोड़ देते हैं, तो तस्लीमा को छोड़ देते हैं। तो ये वही आत्महत्या चीज है कि अपने ही खिलाफ आप रिसोर्सेज दे रहे हैं। तो इसको चेक करने की जरूरत है। जी, रॉबर्ट कूल है। नमस्ते रॉबर्ट कूल जी। क्योंकि कथा रूप में दी गई शिक्षा और ज्ञान सबसे अधिक ग्राह्य होता है, क्या इस्लामी आक्रांताओं के पूरे 1000 वर्ष के आक्रमणों को एक पौराणिक कथा के रूप में उचित संदर्भों सहित लिखने से सुलभ ज्ञान होगा? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें तो स्वयं मुस्लिम विद्वानों ने अपनी तारीखों में लिखी हैं, क्योंकि भारत में इस्लाम का इतिहास पिछले 1000 साल का, उसमें हिंदू सोर्सेज नगण्य है, नहीं के बराबर है। सारी की सारी चीजें इस्लामी प्रत्यक्षदर्शियों ने लिखी हैं, जो उन हमलावर दस्तों के साथ आते थे, या मुगल दरबारों में होते थे, या शासकों के नवाबों के साथ होते थे। उसमें सूफी भी होते थे, मुल्ला भी होते थे, हिस्टोरियन भी होते थे। वो जो 10th सेंचुरी वाला था सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार, कौन से वाला? 10th सेंचुरी के जो महमूद अल-बिरूनी महान इतिहासकार थे। तो अल-बिरूनी ने, और उस तरह की परंपरा में स्वयं मुसलमानों ने इस तरह का इतिहास लिखा है जो इसी शैली में है जो आप चाहते हैं। सिर्फ उनको संकलित करना, उनको सामने लाना, उनको भारत की सभी भाषाओं में अनुवादित कर देना, बस इतना करने की जरूरत है। और प्रकाशन भी आसान है आज। और इस तरह की चीजें एक बार अगर स्टेट या बड़ा मीडिया या बड़े संस्थान या यूनिवर्सिटीज एक बार इसको थोड़ा सा सपोर्ट करें तो ये तो बिल्कुल एकेडमिक काम है। अब अल-बिरूनी की चीज अगर हम पढ़ाना चाहते हैं, कौन मना करेगा? अगर ये मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो कहा था उनकी बातों को हम संकलित करें, अमीर खुसरो ने जो कहा था उनकी बातों को हम सभी भाषाओं में ला दें, सारे सूफियों ने जो किया, उनके अपने साहित्यकारों ने जो लिखा, इसको सिर्फ सामने रख दें। यहाँ तक कि स्वयं प्रॉफिट मोहम्मद की जो जीवनी, ऑर्थोडॉक्स जीवनी इब्न इशाक की या हिशाम की है, उसको सिर्फ सरलता से सभी भाषाओं में सामने ला दें, इतना ही काफी है। उसमें वो सभी चीजें मिल जाएंगी जो आप कह रहे हैं, और उसका बड़ा लाभ होगा। ठीक बात है जी। फैक्ट्स ओनली विदाउट बायस जी, सुपर स्टिकर के लिए आपका बहुत धन्यवाद। गौरव कुमार, नीरज सर नमस्ते जी। योर डिबेट ऑन टीवी वाज सुपर ऑसम जी, धन्यवाद गौरव जी, धन्यवाद आपका।
डॉक्टर मनरूप भाटी, सनातनी बुद्धिजीवी अभी भी पसमानदा मुसलमान को राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत बांधने की गलती पाले हुए हैं, लेकिन सब जिहादी होते हैं। जी नहीं, आप ये बिंदु रखने के लिए आपका धन्यवाद। सब जिहादी तो नहीं होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गैर मुस्लिमों को मुसलमानों के बीच जो अंदरूनी विभेद है, चाहे वो शिया सुन्नी का हो या पसमानदा और अशराफ का हो या अरबी नॉन अरबी का हो या इंडियन नॉन इंडियन का हो, इसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, और ये एक तरह से ये आसान रास्ता ढूंढने की चाह से होती है कि हम मुसलमानों में ही ऐसे लोगों को ढूंढ लें। होता यह है कि वो आपको ज़्यादा प्ले करने की स्थिति में है, क्योंकि उनको मालूम है कि आप ऐसा मुसलमान ढूंढ रहे हैं, तो वो जिहादी ही आपके सामने वैसा वेश पहन के आ जाएगा कि लो जी, आप हमें ही खोज रहे थे, अब लाओ हमें कुर्सी दो, हमें पैसा दो, हमें प्रचार दो, हमें पुरस्कार दो। वो ले लेते हैं और उसके बाद वो वही करते हैं जो उनको करना है। कहने का ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे ऐसे ही हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें भ्रम में डूबेंगे। आपको ये देखना चाहिए कि क्या पसमानदा मुसलमान कुरान को रिजेक्ट करता है? क्या ऐसा मुसलमान जिसको आप लिबरल समझ रहे हैं, अपने निकट समझ रहे हैं या मित्रवत समझ रहे हैं, क्या वो प्रॉफिट मोहम्मद को रिजेक्ट करता है? अगर नहीं करता है तो आप समझिए कि आप खतरे में जा रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी समय कहेगा भैया मैं आपकी बात नहीं मानता, हमारे प्रॉफिट ने तो ये कहा है, हमारे कुरान में तो ये लिखा है, हमारी शरीयत तो ये कहती है। तो अगर शरीयत एक है, अगर प्रॉफिट मोहम्मद एक है, अगर कुरान एक है, सीरा एक है, तो आप ये डिफरेंट किस्म के मुसलमान क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि इसमें आप भ्रम में पाले जा सकते हैं, और आपको पक्के सुन्नी अशराफ में भी ऐसे लोग मिल सकते हैं, जैसे ये है तारिक फतेह साहब है, मैं समझता हूँ कि वो उसी कैटेगरी के हैं, धनी भी हैं, सुन्नी भी हैं, उसी ढंग के हैं, लेकिन वो इस्लाम से मुक्त हो चुके हैं। तो इस्लाम से मुक्त हो चुका व्यक्ति जो इस्लाम के जो क्रिटिकल आधार हैं, बेसिक्स हैं, वो उसको मानने से इनकार जब तक ना करे, जब तक वह जिहाद और शरीयत और ये काफिरों के बारे में जो कुरान की बातें हैं उसको मानने से इनकार न करे, तब तक आपके लिए संदिग्ध है। तो आप किसी से पूछेंगे तब तो आपको वो गोल मटोल बातें बताएगा, क्योंकि आपको तो खुद पता नहीं है ये सब डिफरेंसेस। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे डिफरेंसेस अपने आप समय के साथ पैदा होंगे और वो प्ले भी होते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि शिया और सुन्नी, ईरान और इराक 10 साल तक युद्ध करते रहे, लेकिन काफिरों के लिए दोनों ही उतने ही हिंसक है। हमास शिया ऑर्गेनाइजेशन है, अल कायदा सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों एक दूसरे की जान के ग्राहक हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग काफिरों के उतने ही जान के ग्राहक हैं। तो आप ये विद्वानों का कहना है, जानकारों का कहना है कि गैर मुसलमानों को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उनको पॉलिटिकल इस्लाम को एज ए होल लेना चाहिए और अपने आप को एज काफिर उसके सामने रख करके ही अपनी कर्तव्य को निर्धारित करना चाहिए। वो अपने आप को किसी मुसलमानों के एक किसी सेक्ट के साथ जोड़ करके देखेगा तो धोखा खाने की उसकी संभावना अधिक है। जी, निमित कृष्णा, गुरुजनों को नमस्कार। नमस्कार निमित जी, धन्यवाद आपका। वंदना पटेल जी, वेरी knowledgeable discussion. If Indian government does not recognize this issue according to you, we will lose more of our soldiers in Kashmir. Terrorism will not end. जी वंदना जी ठीक कह रहे हो, और इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि then we will be barking up the wrong tree. जी शंकर जी। बिल्कुल, बल्कि उसमें मैं भूल गया कहना, वो एक शुरू में ही सवाल आया था पुलिस और फौज वाला, तो मुझे याद आया था अकबर इलाहाबादी वाला शेर, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। वो एक तरह से आज भी वैलिड है कि कश्मीर में जो टेररिस्टों से आप लड़ रहे हैं, अगर आप ये इस्लाम के बारे में ठोस जानकारियों की लिफलेट अगर आप हेलीकॉप्टर से बरसाते रहते समय समय पर, प्रॉफिट के बारे में और कुरान के बारे में, इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में, औरंगजेब के बारे में, सूफियों के बारे में, यहाँ तक कि कश्मीर का जो गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में अगर आप लीफलेट वो बरसाते रहते, तो मैं समझता हूँ कि जो जिहादी इस्टेब्लिशमेंट है उसको ज़्यादा चिंता हुई होती, उसमें ज़्यादा खलबली मची होती। वो सारी लड़ाई को फिजिकल फाइट में बदल करके आप उनको फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि उसके लिए वो तैयार हैं, वो तो मरने के लिए तैयार ही हैं।
वो तो कहते हैं एक जिहादी मरेगा दूसरा जिहादी उसके जगह लेगा और वो जन्नत जाकर के हुरियों के साथ आनंद में रहेगा। तो आप उसी लड़ाई में के ट्रैप में रहते हैं। आप इस चीज को फोर्स कीजिए कि तुम्हारी आइडियोलॉजी फॉल्स है, तुम्हें मौलानाओं ने बंधक बना रखा है। इस्लाम सारी दुनिया में जोर जबरदस्ती से फैला, अरब इंक्लूडेड, प्रॉफेट मोहम्मद का अपना परिवार वो भी इस्लाम में स्वेच्छा से नहीं गया। और ये कोएर्सन की आइडियोलॉजी है, डोमिनेंस की आइडियोलॉजी है। इसमें कुछ भी धर्म की चीज नहीं है, इसमें कोई दर्शन नहीं है, इसमें कोई इंसानियत नहीं है। और यह सारा कुछ वायलेंस के अलावा तुमको अभी भी और आगे भी कुछ नहीं देगा। पीछे भी इसमें वायलेंस के अलावा कुछ नहीं दिया है। पूरा इस्लामी विश्व शिक्षा में, कला में, संस्कृति में, ज्ञान में, विज्ञान में, सब चीज में सिफर है, डफर है। उसका कारण यही है कि वह 24 घंटे 12 महीने पूरे जीवन वो इस पॉलिटिकल इस्लाम में डूबा हुआ है। इस तरह की चीज अगर आप मुस्लिम जनता के रूप में, मैं कहूंगा कि वैचारिक बॉम्बार्डिंग जैसा कुछ करेंगे, जो कि कोई कुछ भी इलीगल नहीं है, कुछ भी इलीगल नहीं है। जैसे वो पोस्टर लगाते हैं, हम अगर ऐसे पोस्टर लगाएं तो इसमें इलीगल नहीं है। वो उनके पास सहूलियत है कि वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आते हैं और गोपनीय रूप से बम फेंक देते हैं। हमारे पास सहूलियत है कि हम हवाई जहाज से लीफलेट बरसा सकते हैं, या हम छोटी छोटी पुस्तिकाएं छाप करके हम वहाँ हर जगह, हर चौक पर, हर चौराहे पर हम बंटवा सकते हैं। तो यही कह करके कि अगर आपको ये लगता है कि ये गलत है तो इसका उत्तर लिखिए, और आप जो उत्तर लिखेंगे उसको भी छाप देंगे। तो मुझे लगता है कि 10 में 2 ही सही, 3 ही सही, कश्मीरी मुसलमान को डाउट होता है कि बात तो सही कह रहा है कि भाई अगर इस पैम्फलेट में कुछ गलती है तो तुम अपने मौलाना को, अपने विद्वान को, अपने सरदार को कहो कि इसका उत्तर लिखे, और हम वो दोनों को एक साथ चाहेंगे कि तुम पढ़ो। लेकिन इसको बैन करने की कोशिश करना, इस पर आग लगाना, इसका मतलब ये है कि आपको इसी से डर है। आपको इंडियन आर्मी से डर नहीं है। इंडियन आर्मी से अगर डर होता तो आज जिस तरह से उस शिक्षक की हत्या हुई नहीं होती, क्योंकि आर्मी तो वहां मौजूद है। तो आर्मी के मौजूद होते हुए भी लाखों हिंदुओं को वहां से मार के भगाया गया। तो ये तो स्पष्ट दिखा रहा है कि आर्मी से उनको डर नहीं है। लेकिन हम जो बातें कह रहे हैं, ये बातें हमको मुसलमानों के बीच कहने की इजाजत दी जाए, हमको इसकी सहूलियत दी जाए, और इससे मुस्लिम लीडर हमें ना रोकें। अगर आप ये व्यवस्था कर देंगे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगेगी। वो चाहेंगे कि इसको रोके। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनको थ्रेट इसी से है, जो बातें हम कह रहे हैं। हिंदू कम्युनलिस्ट एप्ट एडेप्टेशन ऑफ क्वेश्चंस, नीरज जी धन्यवाद। थैंक्स डॉक्टर शरण, लव्ड योर बुक, थॉट प्रोवोकिंग। Mr. Sansal's article seems very relevant. Thanks for referencing that. Is its English translation available? Yes. It was published in English only. You put in the Google La Express Bolem Sansal. You will find, I think it was 21st October or September 2021. You just type these words, that article will come to you. It is in English only. जी। दीपक कुमार गुप्ता जी हैं, शंकर शरण जी आप एक विचारवान विचारक हैं जो राजनीतिक इस्लाम के मूल की समझ रखते हैं। आज आप जैसे विचारक की भारत को अत्यंत आवश्यकता है। आप इसी तरह हम सभी को जागरूक करते रहें। धन्यवाद जी। धन्यवाद दीपक जी, ये हम आपसे सहमत हैं। ग्रीन पीस जी सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्समैन ओरिजिन्स, अरे वाह सर, if we arm everyone in India, can it help atrocities of Muslims towards Hindus? For example, Bengal violence, something like Second Amendment in USA. जी। That is a very difficult question, sir. It is indeed a difficult situation, because in our country, it was during the British rule that Indians were unarmed. Having arms for your protection was never illegal in India. In fact, it is an interesting fact that until 1929, in every year, Congress Adhiveshan used to demand the British Indian government, that please remove this Arms Act and let us be free to have our arms.
And even Mahatma Gandhi once wrote that had it not been this Arms Act, the Indians would have been more with valor, with strength. They had become cowards also because of this Arms Act. It is indeed strange that even after 1947, independent India, the government of India neither thought to revise this Arms Act to allow common citizens to have arms for their protection if they need it, nor they have shown determination that by whatever be the threat, we will deal with it. So this is the problem we have today, whether it in Kashmir or in Bengal. The state, despite having the monopoly of arms and using the arms, they have not done their duty. So it is logical that they should allow common people to have arms if they fear some threat to their life or their property. So either way, either state should show the determination that whatever group is there, whatever person is there, if they are threatening peaceful citizens, usually Hindus, in Muslim dominated areas, but it is a common knowledge, even police officers will tell you, and it is, in fact, it is mentioned in media also that there are a large number of areas, localities, where police don't dare enter. So this situation has to be dealt with immediately, and our parliamentarians, our policy makers should see this dichotomy, that despite your Arms Act, the violent groups, they are free to keep the arms and even police don't dare tackle them. लेकिन जो शांतिपूर्ण लोग हैं, जो निहत्थे हैं, जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है, उनको आप कहते हैं कि नहीं तुम हथियार नहीं रख सकते और तुम अगर हथियार रखोगे तुमको हम पकड़ लेंगे। लेकिन वे इलाके, वे कॉलोनियां जहां पर पुलिस भी जाने में डरती हैं, इसलिए डरती हैं कि वहां हथियारों का जखीरा है। तो स्टेट की इस मैं कहूँगा कि अपराध के लिए राजनीतिक लोगों को सोचना चाहिए कि या तो इस चीज को वो बदलें और नहीं तो इस डिटर्मिनेशन को दिखाएं कि ऐसा कोई कोना नहीं हो जहां पर पुलिस को जाने में सोचना पड़े। इस स्थिति का समाधान तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इसका समाधान कोई एजुकेशनल नहीं है, इसका समाधान एडमिनिस्ट्रेटिव और आर्म्स से ही है। जी, इनफैक्ट अभी तो इन्होंने उल्टा काम कर दिया है कि पहले एक लाइसेंस पे 3 वेपन की परमिशन थी, अब उसे 2 कर दिया है और आप जूतियां रगड़ते रह जाते हैं लेकिन आपको लाइसेंस नहीं देते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों के जमाने वाले ही पुलिस ऑफिसर माइंडसेट है, आपको देंगे ही नहीं लाइसेंस, जिसे चाहिए उसे नहीं देंगे। लेकिन मैंने कितने लोग देखे जिन्हें आवश्यकता नहीं होती थी, जो थोड़े बदमाश टाइप होते थे, उनको लाइसेंस मिल जाते थे। ये तो आज भी देखी जा सकती है कि जितने भी बदमाश लोग हैं वो अवैध हथियार रखते हैं, उनको कोई डर नहीं है। नहीं, उन्हें लाइसेंस भी मिल जाते हैं शंकर शरण जी, लाइसेंस भी मिल जाता है। बिल्कुल, वो तो एक अतिरिक्त हुआ। और जो भले लोग हैं जिनको सुरक्षा की जरूरत है, उनको पुलिस से भी सुरक्षा नहीं मिलती और उनको हथियार लेना भी आसान नहीं है। कुछ इस पर करना चाहिए। संदीप, चाइनीज ट्रीटमेंट ऑफ इस्लाम, आई थिंक एक तो ठीक पता नहीं है चाइना में एक्जैक्टली क्या हो रहा है, सुनी सुनाई बातें आती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ सही कुछ गलत दोनों काम कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि इन द लॉन्ग रन वो सही साबित दिखाई पड़े, क्योंकि इस्लाम ऐसी चीज है जिसमें आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि वो आइडियोलॉजिकल उनकी डीब्रीफिंग की करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें उनकी लिमिटेशन ये है कि स्वयं वहाँ जो शासन है वो अनडेमोक्रेटिक है, वो पूरी तरह वहाँ फ्रीडम नहीं है। तो एक्चुअली क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन अगर वो कॉमन मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं जिसका भी न प्रमाण है ना डिस्प्रूव है, इसलिए इस पर कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ठीक स्थिति मालूम नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ जरूर लगती है कि पॉलिटिकल इस्लाम की रियलिटी अगर ठीक से बताई जाए मुसलमानों को, तो ये काम उचित है, चाहे जैसे भी करे, जो भी सरकार करे। जी
भारत वेद प्रकाश जी हैं, क्या इस्लाम का उत्तर स्ट्रीट पावर से ही दिया जा सकता है? मोदी जी ने तो हिंदुओं की स्ट्रीट पावर खत्म कर दी बिल्कुल 2014 के बाद। ये स्ट्रीट पावर शब्द ही गलत है। स्ट्रीट पावर का मतलब ही है कि आप पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के विपरीत एक उसको चैलेंज करने वाली एक चीज को स्वीकृति दे रहे हैं। तो इनफैक्ट ये कोई भी करे, या तो स्टेट को उसी को कुचलने की शक्ति और डिटर्मिनेशन रखनी चाहिए, तब दूसरे को स्ट्रीट पावर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये एक मामले में गैर जिम्मेदार स्थिति है कि कानून की स्थिति कुछ हो और आप ये उम्मीद करें कि कि सड़क पर दो समुदाय या दो गुट आपस में लड़के फैसला कर लें, तो फिर स्टेट किस लिए है? फिर ये टैक्स किस लिए लिया जाता है? फिर ये पुलिस और ये सेमी पैरामिलिट्री किस लिए है? या तो आप ये कह दें कि सब लोगों को हथियार रखने की जरूरत है, छूट है, फिर मुझे लगता है स्ट्रीट पावर शब्द ही गायब हो जाएगा। ये जो पीछे हमने चर्चा की पिछले प्रश्न में, शायद उसी में इसका उत्तर भी है, जो मेरी समझ में आता है। जी। लेकिन ये उचित नहीं है कि कॉमन हिंदुओं से उम्मीद की जाए कि वो सड़क पर आकर के अवैध तरीके से लामबंदी करें, ये उचित नहीं है। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, क्या शांति प्रिय लोगों से ज्यादा खतरनाक जिम्मी नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल वार्नर यही कहते हैं कि सारी दुनिया में आज जो इस्लाम से लड़ाई हो रही है, उसमें आपको सबसे पहले जिम्मी आपके सामने आएंगे। पॉलिटिकल इस्लाम के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिहादी हो या मौलाना हो, वो तो बाद में आएंगे, बाद में आते ही नहीं है, आपको उनसे भेंट ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो बहुत पीछे है। उनकी लड़ाई आप यही देखिए भारत में ही, जिसको सेकुलर लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं या एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिसमें काफी हद तक सरकारी संस्थान भी हैं, वो सब इस्लाम की तरफ से सारी बातें कहते हैं। हमारी पूरी शिक्षा जो इस्लाम को व्हाइट वॉश करती है, वो जिम्मी वाला काम कर रही है। हमारा पूरा जो स्टेट मीडिया है, वो जिस तरह की चीजें देता है या नहीं देता है, या जिस तरह की चीजें प्रचारित करता है, हमारे पॉलिटिकल लीडर जिस तरह से जो भयंकर जिहादी रहे हैं उनको सम्मान देता है, ये जो जिहाद को प्रश्रय देते हैं उनको पुरस्कृत करता है, तो ये जिम्मी वाला काम है। तो हमारे सामने तो यही आते हैं। फिर पूरा बड़ा मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो पूरी तरह सेकुलरिज्म के नाम पर प्रो इस्लामिक एटीट्यूड रखता है, एंटी हिंदू एटीट्यूड रखता है। यही स्थिति यूरोप में भी है, यही चीज स्थिति अमेरिका में भी है। तो बिल वार्नर कहते हैं कि पूरी दुनिया में पॉलिटिकल इस्लाम की तरफ से लड़ाई लड़ने का जो पहला दस्ता है वो जिम्मी है, मतलब नॉन मुस्लिम प्रो इस्लामिस्ट, इस्लाम के पक्ष से तर्क करने वाले, डिसीजन लेने वाले, अनुदान देने वाले, उनको सहायता करने वाले, उनका बचाव करने वाले। ये इसकी जो पहली लाइन है वो गैर मुसलमानों की है, जिनको जिम्मी कहा गया है इस्लामी परंपरा में, कि जो मुसलमान न होते हुए भी इस्लाम के सामने झुके, अपने धर्म अपनी परंपरा को हीन माने और हम जो चाहते हैं उसके अनुसार चलें, शरीयत को ऊंचा समझें। और वो भारत में भी है, लेकिन ये यूरोप अमेरिका में भी है। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जिम्मी हमारे लिए ज़्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि वो हमारे लोग हैं, वो जो हमारी धर्म संस्कृति में साझा करते हैं, इसलिए उनसे लड़ना ज़्यादा कठिन होता है। जी, ठीक बात है। तो इसके साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं जी। और आज कुछ बिंदु हमारे छूट गए हैं अयान हिरसी अली वाले, तो शंकर शरण जी से अगले सप्ताह इसी पर फिर हम कंटिन्यू करेंगे उसको। तो अभी तीसरी की ओर चलते हैं। शंकर शरण जी, सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद जिन्होंने अपना समय दिया। जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम।